नमस्कार दोस्तों। तो हम दृष्टि के टेस्ट सीरीज 5 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे और इसमें पर्यावरण और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 100 तक तो हमने देख ही लिया था, जिसमें कि पर्यावरण प्रभाव आकलन पर चर्चा किया था कि कौन सा काम पहले किया जाता है, कौन सा बाद में। 101 से देखते हैं। भारत के 2021 गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या पहली बार ये था? तो पहली बार नहीं था ये। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 2016 में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था और 2017 में यूएई की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। तो इस दृष्टि से ये तीसरा देश है बांग्लादेश का, जो कि सैन्य टुकड़ी मतलब जिस देश का सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। तो विकल्प सी इसका आंसर है कुल मिलाकर के। 102 9 जनवरी 2021 प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस अभिसमय की थीम क्या थी? तो पहले तो इस क्वेश्चन में ही एक फैक्ट है कि 9 जनवरी को भारत का प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वैसे 2021 का थीम जो था वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर से याद आया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 2020 के लिए जो शब्द चुना है उसको आत्मनिर्भरता ही चुना था और 2021-22 के बजट में भी आत्मनिर्भरता शब्द पर जोर दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन से संबंधित एक दो फैक्ट और ये है कि प्रवासी दिवस कौन से मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे। 2 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है, यानी द्विवार्षिक होता है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए 5 फैक्ट हो गया, मैं फिर से इसको कंसाइज कर देता हूँ। सबसे पहला ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में मनाया गया, तो कभी कभी क्रम में भी पूछ लेता है। तीसरा पॉइंट ये 2021 का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और चौथा पॉइंट हो गया कि विदेश मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये किसी देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपको बताना है कि कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। 103 हाल ही में डिफ़िकल्ट फॉर शब्द चर्चा में रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो डिफ़िकल्ट फॉर जो देश है, 4 देशों का ग्रुप है, रूस, भारत, तुर्की और सऊदी अरब का। तो इसमें चीन शामिल नहीं है, विकल्प सी इसमें इसका आंसर हो जाएगा। 104 सी विजिल 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखिए पहला कथन लिखा हुआ जनवरी 2021 में इस अभ्यास का द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि सी विजिल 21 का जो ये 2021 में जो हुआ अभ्यास, ये द्वितीय संस्करण था। दूसरा कथन लिखा हुआ यह एक त्रैवार्षिक अखिल भारतीय तटरक्षाभ्यास है। नहीं, तटरक्षाभ्यास जरूर है लेकिन द्विवार्षिक है, यानी 2 वर्ष पर होता है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन 1 में आ रहा है, भारत की तट की लंबाई कितनी है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे यहाँ लिखा हुआ था, आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। 105 नंबर, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक साइड लिखा हुआ है अभ्यास या ऑपरेशन और दूसरे साइड लिखा हुआ देश और संगठन। तो देखिए एम्फेक्स अभ्यास जो हुआ था, एम्फेक्स अभ्यास 21, ये हुआ है भारत की जो त्रिसेवा है, जैसे जल, थल और नभ युद्धाभ्यास, ये तीनों हुआ था। तो एक का तो सी हो जाएगा, मतलब 1 का 3 हो जाएगा, तो इसमें 2 ऑप्शन में कोई बात नहीं। ऑपरेशन सर्द हवा किसके बीच में हुआ है? तो ऑपरेशन सर्द हवा, अच्छा ये ऑपरेशन सर्द हवा ऑपरेशन दरअसल इसने भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF ने किया है, तो बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। डेजर्ट नाइट, ये तो फ्रांस और भारत से संबंधित युद्धाभ्यास है और युद्धाभ्यास एक अलग से है, तो युद्धाभ्यास ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, युद्धाभ्यास का संबंध युद्धाभ्यास ऑपरेशन का संबंध है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से। डेजर्ट नाइट 21 का संबंध है भारत और फ्रांस से। ऑपरेशन सर्द हवा BSF यानी भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने चलाया था और एम्फेक्स 21 भारतीय त्रिसेवा जो है जल, थल, नभ युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है। 106 डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये तो असम में स्थित है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मैप में लोकेट कीजिएगा, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। 107 देखिए मैप वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं बोलता हूँ मैप का लोकेट, तो मेरा तो विचार यही है कि आपको उसी समय वीडियो पॉज करके और लोकेट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन वो पता है उस समय का काम उसी समय हो जाता है, ये मेरा विचार है, बाकी आपकी मर्जी। 107
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र एनसीपोर स्थित है? तो ये कहाँ है? गोवा में स्थित है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 108, निम्नलिखित में से किस देश ने जेट जीरो योजना की घोषणा की है? तो जेट जीरो मतलब कि जो कार्बन उत्सर्जन है ना, तो वो जेट यानों के द्वारा जो होता है तो उसमें जीरो मतलब प्रदूषण जीरो हो जाए, तो इसकी घोषणा की है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। विकल्प सी इसका आंसर है। 109, महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिए सुनिएगा। बाघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन है? प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, एकदम सही कथन है। दूसरा, भारत को वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2022 चाहे अभी ना आया हो, लेकिन भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा था बाघों को दुगना करने के लिए, बाघों की आबादी को, तो वो प्राप्त कर लिया है। तो ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। विकल्प ए इसका आंसर है। अब आते हैं बाकी की कहानी पर। देखिए, बाघ का जो टॉपिक है ना, वैसे तो यूपीएससी के लिए तो ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, मतलब लगभग हर वर्ष सामान्य रूप से पूछ ही लेता है क्वेश्चन। और यूपीपीसीएस चूँकि यूपीएससी के ही पैटर्न पर चल रहा है तो महत्वपूर्ण तो होता ही है। खैर, देख लेते हैं। पहला फैक्ट हो गया बाघ से संबंधित कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। दूसरा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र अगर पूछे तो सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा पत्र है वो बाघों के संरक्षण से संबंधित है। तीसरा पॉइंट ये कि बाघों की संख्या भारत में कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर ये है कि एक सॉफ्टवेयर आधारित एक एम स्ट्राइप प्रोग्राम चल रहा है। एम स्ट्राइप प्रोग्राम भी किस चीज़ से संबंधित है? बाघों के गिनती से शायद संबंधित है। और प्रोजेक्ट टाइगर पूछता है कभी कभी, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था भारत में? 1973 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लास्ट जो छठा फैक्ट है वो ये कि भारत के 18 राज्यों में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व है। तो उम्मीद है आपको स्पष्ट क्लियर हुआ होगा, ये आपको मेंस में भी काम देगा। 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 के लिए कार्य योजना के तहत गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र नहीं खोले जाएंगे? तो जिसमें नहीं खोला जाएगा उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो वैसे तो इसके हिसाब से, विकल्प के हिसाब से ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा में नहीं खोला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है 2020 से 25, 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। 5 राज्यों में कौन कौन सा है? एक तो तीन जो ऑप्शन थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तमिलनाडु और त्रिपुरा भी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अच्छा, ये जो एक तरह से एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन चल रहा है 2025, इसका अनुमोदन किसने किया? तो NBWL ने किया है, मतलब नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड कुछ ऐसा करके बोर्ड है कोई, तो नेशनल बोर्ड फॉर वर्ल्ड लाइफ ऐसे करके है। तो इसके अध्यक्ष PM होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। PM मतलब प्रधानमंत्री। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेव कार्यक्रम चल रहा है भारत में, किस लिए सेव कार्यक्रम चल रहा है जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। 111, मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो आरोही और अवरोही शब्द की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। तो आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, ये तो पता ही होगा। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यानी सबसे पहले सबसे कम वाले को चुनना है। तो मैंग्रोव की मात्रा सबसे कम, मैंग्रोव आवरण सबसे कम किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उसके बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद आता है गुजरात का। यानी गुजरात में उपलब्ध विकल्पों में से सबसे ज़्यादा क्या है? मैंग्रोव का आवरण है, ठीक है। गुजरात से याद आया, सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट है ना वो भी गुजरात में है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर याद आया, वो आपसे पूछ लेता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री तट कौन से देश में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता हो तो वो भी क्वेश्चन ही लिख के बोल दीजिए, मैं बता दूंगा। वैसे पता तो होगा ही कौन सा, ही तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 112, समझौते और संबंधित। तो देखिए, वैसे तो ये जो समझौता और संबंध है, तो अच्छा, जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है, तो देख लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी समझौता जो हुआ था, कन्वेंशन का मतलब समझौता, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है। और रॉटरडैम कन्वेंशन जो हुआ है ये खतरनाक रसायनों के लिए पूर्व सूचित सहमति से हुआ है। और बेसल कन्वेंशन जो हुआ है ये हुआ है घातक पदार्थों का सीमा पार आवागमन तथा निष्पादन पर रोक से संबंधित है, ये रेगुलेशन से संबंधित है। जबकि मीना माता का संबंध ओजोन परत से नहीं है। मीना माता का संबंध, मीना माता जो कन्वेंशन हुआ है, मीना माता शायद एक शहर है जापान में, तो ये पारे से संबंधित है, पारा से। ओजोन परत का संरक्षण संबंधित एक समझौता हुआ है, क्या नाम है उसका?
बियना नाम है, शायद पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है इसको। अब देखिए 113, अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल के साथ किया है, विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। 114, निम्नलिखित में से हर घर नल योजना में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं? तो ये महत्वपूर्ण योजना है, भारत सरकार का बहुत फोकस हो रहा है। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 जिलों का नाम आता है, इसको लोकेट जरूर मैप में कीजिएगा। देखिए मैप जब भी उत्तर प्रदेश का कुछ आए ना तो मैप को डायरेक्ट जरूर लोकेट कीजिए। कभी कभी पता है फ्री में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैप देखते रहने से। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 ऐसे जिले हैं जिसको हर घर नल योजना में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी है कि अब कितना क्वेश्चन पूछूं, लेकिन एक क्वेश्चन मन में याद आ जा रहा है, मैं चर्चा कर देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, बस खाली मन में सोच लीजिएगा। अभी पता है ना जल मंत्रालय बनाया गया है, तो 3 मंत्रालय को मिला के बनाया गया है, तो वो 3 से मंत्रालय कौन कौन से हैं तीनों, वो जरूर याद कर लीजिए, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। 115, 21 जुलाई 2020 को भारत का पहला सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ किया गया था? अच्छा पहला इसलिए महत्वपूर्ण है, तो दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 116, राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला लड़ाकू विमान चालक कौन है? तो प्रथम ये है भावना कंठ, तो इसका विकल्प सी हो गया। अच्छा याद आया, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में एक विदेशों के सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया था 2021 में, तो वो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी थी। और ऐसा ही पहला नहीं, तीसरी बार ऐसा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन शायद 101वां नंबर क्वेश्चन था ये। 117 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। एक साइड व्यक्ति है, एक साइड नियुक्ति है, तो सुमेलित वाला पहले देखते हैं। सुनीत शर्मा का नियुक्ति हुआ है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में। पंकज मिठल का जो नियुक्ति हुआ है ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। देखिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हमेशा न्यूज़ में बना हुआ है, तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट है उस पर फोकस करने की जरूर होती है। पंकज मिठल, फिर से बोल दे रहा हूँ, पंकज मिठल का नियुक्ति हुआ है, यानी कि ऐसे बोलिए इसको कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो पंकज मिठल हैं, बस ये भी बात हो गया। सिद्धार्थ मोहंती का नियुक्ति हुआ LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में, जबकि सोमा मंडल की नियुक्ति हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अध्यक्ष के रूप में, ना कि अध्यक्ष हॉकी इंडिया के रूप में। तो सोमा मंडल वाला गलत था, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर जाएगा। 118, हाल ही में चर्चा में रहा उमरेड पौनी करहंडवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उमरेड पौनी करहंडवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 119, भारत के किस राज्य के जनवरी 2021 में कलरव नाम से अपना प्रथम पक्षी उत्सव आयोजित किया? तो देखिए बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य, पड़ोसी के भाई राज्य है, क्योंकि सिलेक्शन जब होता है तो पता ही नहीं चलता है कि यूपी के कौन बिहार के कौन। बिहार में भी टॉप कर जाते हैं यूपी के बच्चे, और यूपी में भी सिलेक्शन ले लेते हैं ये बिहार के बच्चे। तो एक तो भाई राज्य है, महसूस ही नहीं होता। खैर, तो 119 जो है भारत के किस ये पूछ रहा था किस राज्य में? तो देखिए बिहार राज्य में पहला पक्षी उत्सव आयोजित किया गया, उसका नाम था कलरव, ठीक है, तो बिहार। 120, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में एक बालिका को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो उत्तराखंड में ऐसा हुआ था, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। किस अवसर पर? तो बालिका दिवस के अवसर पर, ठीक है। 121 में अभी कथन है, क्या है? यूट्रोफिकेशन के कारण कुछ शैवाल और जलीय पौधे झीलों की सतह पर पनपते हैं, तो ये बात सही है। यूट्रोफिकेशन जब हो, यूट्रोफिकेशन दरअसल होता क्या है? यूट्रोफिकेशन का मतलब कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाना, जल की मतलब जल का जो क्षेत्र है, जल की जो बॉडी है, जैसे कि झील, तो इससे क्या होता है? अच्छा पहले कारण देखते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हाँ ये भी सही है, लेकिन लॉजिक सही नहीं है, दोनों सही है अपने आप में, तो इसलिए विकल्प बी सही हो गया, व्याख्या नहीं कर रहा है। 122, जैव मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या है जैव मंडल के संदर्भ में? यह पृथ्वी का एक हिस्सा है जहां जीवन की संभावना हो सकती है, तो ये बिल्कुल बात सही है कि जैव मंडल पृथ्वी का एक हिस्सा है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। दूसरा कथन है कि यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, ऊंचे पहाड़ों तथा गहरे समुद्रों के चरम पर अनुपस्थित है, तो ये भी सही है, मतलब कि इन सारे क्षेत्रों में जैव मंडल अनुपस्थित है। नेक्स्ट है कि जैव अवयवों को संपूर्ण जैव मंडल में समान रूप से वितरित किया जाता है, तो ये समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, तीसरा नंबर गलत हो गया। 1 2 सही, इसलिए विकल्प सी सही हो गया। 123,
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? देखिए कितना आसान और मतलब शानदार क्वेश्चन, कंफ्यूज कर जाएगा आदमी। 4 है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या। पता ही होगा आपको कि हिमालय, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा मतलब जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, तो हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, ये 4 जो है भारत में ये जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अगर दुनिया में पूछे विश्व में सबसे मतलब कितनी है हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो 36 है। और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल पर जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ये वाला पॉइंट पता है निबंध में काम आएगा या फिर मेन सेंटेंस राइटिंग में। 124, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, पहले ये देखिए रिवीजन कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन होता है? ग्रीन हाउस गैस उन गैसों को कहते हैं जो वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सर्वविदित है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, तो ये है ग्रीन हाउस गैस। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। कैसे? आपको याद होगा एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, और मैंने कारण बताया था कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ओजोन में एक खास गुण होता है, वो अल्ट्रावायलेटेड किरण जो होता है सूर्य का, उसको वो मतलब उसका फिल्टर करता है, तो वहाँ वो अवशोषित करता है। तो अवशोषित करने से वो वहाँ गर्म हो जाता है, तो ऊंचाई बढ़ता है, ओजोन की मात्रा बढ़ती है, अवशोषण बढ़ता है, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, कभी कभी हिंदी इंग्लिश में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ओजोन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस हो गया। जलवाष्प भी है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, तो ग्रीन हाउस गैस है ये भी एक तरीके से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 125, भारत वन, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा था ना? नहीं, हाँ जो था बता दिया। अब देखिए 125 में लिखा हुआ है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। करते हैं विचार। पहला कथन क्या है? यह रिपोर्ट 3 वर्षों में एक बार प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल गलत। 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। मतलब क्या कि द्वैवार्षिक रिपोर्ट होता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, और इसका जो प्रकाशन है 1987 से किया जा रहा है लगातार। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI के द्वारा किया जा रहा है। तो पहला कथन तो ये सही हो गया, मतलब गलत हो गया। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन और वृक्ष आच्छादित, ध्यान रखिएगा वन और वृक्ष आच्छादित दोनों कह रहा हूँ, वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 24.56% है। तो एकदम बिल्कुल सही है ये। दूसरा सही, पहला गलत, इसलिए बी नंबर ऑप्शन। 126, निम्नलिखित में से किसे हरी धातु कहा जाता है? तो हरी धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 127, जो जंतु अपने बच्चों को अपने शरीर के एक थैले में रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मर्सुपियल्स कहा जाता है, जैसे कि कंगारू। तो मर्सुपियल्स याद रखना, विकल्प डी। 128, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूमोटोफोरस को ही ब्लाइंड रूट्स भी कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूमोटोफोरस यानी कि ब्लाइंड रूट्स की विशेषता पाई जाती है? तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। देखिए न्यूमोटोफोरस पता है क्या होता है? जिसकी जड़ें श्वसन तंत्र के काम करती है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूमोटोफोरस। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी पौधे होते हैं उसकी जड़ें श्वसन तंत्र के रूप में काम करती है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 129, जो युग्म सही सुमेलित उसकी पहचान करना है। तो वैसे तो ये सारा सब सही सुमेलित है, मैं पढ़ देता हूँ। अक्सेरुकी है और उदाहरण है। तो मोलस्क का उदाहरण ऑक्टोपस होता है, एनिलिड्स का उदाहरण जोंक है, एरेकनिड्स का उदाहरण बिच्छू है, और क्रस्टेशियंस का उदाहरण केकड़ा है। फिर से बोल दूँ, क्रस्टेशियस का उदाहरण केकड़ा, एरेकनिड्स का उदाहरण बिच्छू, एनिलिड्स का उदाहरण जोंक, मोलस्क का उदाहरण ऑक्टोपस। 130, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है? तो कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस है बताइए? उपलब्ध विकल्पों में से उपलब्ध विकल्प क्या ये है ही ऐसा ही है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में ग्रीन हाउस गैस मतलब सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों की मतलब ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता होती है, बस ये समझ लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है उसका जीवन काल वायुमंडल में 3200 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 3200 वर्ष। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा बदनाम है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, तो इसका काल है मात्र 100 वर्ष है। और मीथेन जो कि आर्द्रभूमि से निकलता है तो उसका मात्र 12 वर्ष है, तो याद रखना है। 131, भारत में कोविड-19 टीके के प्रबंधन के लिए सशक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है RS शर्मा को, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 132, 9 जनवरी 2021 को सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियंस ने अपना 100वां जन्मदिवस मनाया।
है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एग्नेस कैलेटी। तो एग्नेस कैलेटी नाम है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, 9 जनवरी याद आया कुछ? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 133, निमोसिल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, जो सही है उसको देखना है। तो यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे किसे, निमोसिल को ISC बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया? नहीं, इसे किया गया पता किसके द्वारा? SII पुणे द्वारा। क्या होता है SII का मतलब? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा किया गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है न्यूमोकोकल रोग विषाणु जनित होते हैं। नहीं, न्यूमोकोकल रोग जीवाणु जनित होते हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। 134, थाईलैंड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये कैरोलिना मारिन ने जीता है। कैरोलिना मारिन कौन से देश की खिलाड़ी हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे लिखा हुआ था यहाँ पर। 135 देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा स्थान पर? 85वां स्थान प्राप्त किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं, एक दो सूचकांक मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांक में पत्रकारिता का स्तर में हमारा 142वां स्थान है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजिंग होता है वो सिर्फ पूछ लेता हूँ। एक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, एक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, एक है पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक। तो पर्यावरण परिवर्तन में भारत का स्थान कितना है, जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान कितना है इंडेक्स में, ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं तो कम से कम रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 136, ओजोन परत पाई जाती है, तो पता ही है समताप मंडल में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 137, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में वन आवरण में कमी देखी गई है? तो वन आवरण में कमी देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये तो महत्वपूर्ण है भारत राज्य वन रिपोर्ट। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन किस में है, तो शायद मिजोरम राज्य था। अगर इस गलत अगर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है मिजोरम राज्य ही था। और अगर क्षेत्रवार अगर पूछा जाए, क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ वन है, तो मध्य प्रदेश में। अब 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस के लिए एक कृत्रिम कार्बन सिंक का उदाहरण है? तो कृत्रिम कार्बन सिंक का उदाहरण समाप्त हुए तेल भंडार हैं। विकल्प सी। 139 में अभिकथन है, कोयला आधारित विद्युत स्टेशन अम्लीय वर्षा में योगदान देते हैं। बिल्कुल सही। कारण, जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, कोयले की दहन क्रिया द्वारा कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो देखिए, कथन कारण स्वतंत्र रूप से सही है, बस व्याख्या नहीं करता है। तो पता ही है आंसर क्या हो जाएगा, बी। 140, एजेंडा 21 संबंधित है, तो एजेंडा 21 तो संबंधित है सतत विकास से। 1992 में जो हुआ था ना, 1992 में रियो डी जेनेरियो में, तो उसी में ये अपनाया गया था। और ये क्या है, गैर बाध्यकारी कार्रवाई योजना है यूनाइटेड नेशन का। 141, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, लगभग सबको पता ही होगा। तो 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, और जिम कॉर्बेट स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट ही है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, पता है एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसको घुमा करके, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आज़ादी के बाद स्थापित किया गया था, तो सही है ये? गलत है, क्योंकि 1936 में स्थापित हुआ था, तो आज़ादी के पहले ही स्थापित हुआ है। अच्छा, उसमें पता है इसको क्या बोलते थे, हैले राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हैले राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है ना 1973 से, पता है सबसे पहले यहीं से, जिम कॉर्बेट से ही शुरू हुआ था। 142, बिलो 50 पहल है, तो ये पता किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहल है बिलो 50। 143, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अपराध संयोजन मामले का अंतर्राष्ट्रीय संघ के साझेदार हैं? तो इंटरपोल भी साझेदार है, विश्व बैंक भी साझेदार है, और साइट्स जो समझौता है वह भी साझेदार है। तो 1, 2, 3 विकल्प ए हो गया सही आंसर। 144, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, याद रखना है 22 मई को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अभी डिस्कस किया था, मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। 145,
जुलाई 2020 में महाराष्ट्र में लोनार झील के जल का रंग गुलाबी होने का मामला सामने आया था। रंग में परिवर्तन का कारण क्या था? तो रंग में परिवर्तन का कारण जीवाणु था, बैक्टीरिया। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। और ये भी याद रखना है कि लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसको रामसर साइट के रूप में भी शायद इसकी पुष्टि की गई है। 146 25 जनवरी 2021 को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया था। इसमें भारत कौन से राज्य पर, मतलब कौन से स्थान पर है? तो देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक के स्थान पर भारत का स्थान सातवां है। तो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक और जलवायु जोखिम सूचकांक में सातवां स्थान है। तीनों को एक साथ जरूर लिख करके इसको पढ़िए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई ठिकाना नहीं क्या पूछ देगा। अच्छा, 25 जनवरी लिखा हुआ था, क्या है 25 जनवरी? याद आ रहा है कुछ? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही शायद मनाया जाता है। 147 सूची 1 को 2 से मिलाना। एक साइड पुस्तक है, दूसरे साइड लेखक है। थोड़ा नाम जटिल है, धीरे धीरे पढ़ूंगा। पुस्तक लिखा हुआ है वेयर अबाउट्स। तो वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। दूसरा पुस्तक है वाई मी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिलैक्सेशंस ऑफ अ लाइफ। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, अ प्रिजन मेमोयर। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कोवार्ड घांडी के द्वारा। और नेक्स्ट है माई ईयर्स विथ राजीव, ट्रायफ एंड ट्रेजडी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है वजाहत हबीबुल्लाह के द्वारा। 148 ख़त्म ही होने वाला है। जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? लद्दाख में। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 149 भारत के एकमात्र स्वदेशी कोविड-19 टीके का नाम क्या है? तो देखिए, कोविड से संबंधित बात को अच्छे से थोड़ा गंभीरता से ध्यान रखना है। एक तो वैक्सीनेशन का दौर है, कोविड का दौर, तो ज़रूर याद रखना। एकमात्र ही है मतलब स्वदेशी वैक्सीन, और उसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, विकल्प 20 का आंसर हो गया। आपने लगवा ही लिया होगा, नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए। 150 निम्नलिखित में से कौन सा नाम वर्ष 2021 के पद्म विभूषण की सूची में नहीं था? तो जो था सिर्फ उसको पढ़ देता हूँ, नहीं वाला पढ़ूंगा ही नहीं ताकि कन्फ्यूजन हो ही नहीं। मौलाना वहीउद्दीन खान का है नाम पद्म विभूषण में। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लोक कार्य के लिए दिया गया इनको पद्म विभूषण, तो इनका भी नाम है। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनका भी नाम है। ठीक है, गलत वाला छोड़ दिया हूँ। 150 खत्म। तो देखिए, 1 से लेकर 6 टेस्ट सीरीज दृष्टि का हो चुका है, और ध्येय के कुछ टेस्ट सीरीज हैं, जीएस वर्ल्ड के 5 टेस्ट सीरीज हैं अपलोडेड। सबको देख लीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और मैं दृष्टि का देखता हूँ तो अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, मैं भूलना भूल जाता हूँ।